द लिविंग वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जो भी जीवित जीव हैं उन्हीं की दुनिया को हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। और एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम देखेंगे कि इस लिविंग वर्ल्ड में कितने अलग अलग तरह के जीव हैं। और सेकंड पार्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये तो आपने सुनी होगी, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। भाई लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल तो होगा, जिस वर्ल्ड में आप रहते हो, मैं रहती हूँ, तो वो वंडरफुल तो होगा। जोक सका। हाँ, इस दुनिया के जीवों को देखो, 2 पैरों पर चलने वाले जीव, 4 पैरों पर चलने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, तैरने वाले जीव, और पेड़ जो एक जगह पे खड़े ही रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं से हमारी ये दुनिया चल रही है। तो वंडरफुल तो है ये लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। और इसमें भी कितनी वैरायटी है। आप देखो तैरने वाले जीव कितने तरीके के हैं, और 4 पैरों वाले जानवर देख लो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है। तो इनकी कितनी ज़्यादा रेंज है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स का मतलब है कि उनके रहने की जगह वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कौन कौन सी हैं वो? कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस। क्यों स्पीचलेस कर देती है? कि देखो भाई, कोई जानवर ऐसा है जो समुद्र के खारे पानी में भी रह सकता है, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स की गर्मी में भी रह सकता है, और कोल्ड माउंटेन्स के जमा देने वाली ठंडी में भी रह सकता है। तो ये अलग अलग तरह के जीव अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब है सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में आपको पता होगा कि कुछ बर्ड्स जब उनकी रहने की जगह अनफेवरेबल हो जाती है तो वो वहाँ से उड़ के किसी फेवरेबल जगह पर आके रुकते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो एक होती है बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज ये क्या करती है? एवरी विंटर ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में माइग्रेट करती है, ठीक है। ये कहाँ से आती है? सेंट्रल एशिया से इंडिया माइग्रेट करती है। जब सेंट्रल एशिया में जमा देने वाली ठंडी होती है ना, तो ये इंडिया आ जाते हैं ताकि इनको खाने की चीज़ें मिल सके। और इनकी इंटेलिजेंस देखो, इंटेलिजेंस, इनको ये पता होता है कि अगर हम यहाँ से उड़ के हिमालयाज़ को क्रॉस करके इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे हमें खाना मिलेगा। तो भाई चीज़ें तो वंडरफुल तो हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स तो ऐसे देखते ही मन खुश हो जाता है, ठीक है। तो इनकी ब्यूटी तो अलग ही है फ्लावर्स की। और द अटैकिंग शार्क। शार्क की अटैक करने की पावर। इवोक्स ओ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। ये सब चीज़ें हमें आश्चर्यचकित करती हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. फ्रेंड्स ये लाइन थोड़ी सी डीप है, ठीक है, पर यहाँ पर हम सभी चीज़ों को आसान बनाएंगे। हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, उसे अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो हर लाइन में जो भी मुश्किल शब्द आएगा उसे हम समझ के ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें समझने चाहिए। तो ये है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, पॉपुलेशन, कई जनों को नहीं पता होगा पॉपुलेशन किसे कहते हैं, कम्युनिटी, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी के ये भारी भरकम शब्द भी चुटकियों में आसान हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इनको। फ्रेंड्स, पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी कि
एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप पॉपुलेशन कहलाता है। इससे भी आसान शब्दों में एक ही तरह के जीवों के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे कुत्तों की पॉपुलेशन, हनी बी की पॉपुलेशन या स्पैरो की पॉपुलेशन। अब समझते हैं कम्युनिटी। एन इंटरैक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीसीज इन अ कॉमन लोकेशन। एक ही जगह पर एक से अधिक स्पीसीज का पाया जाना और उनमें होने वाले इंटरैक्शन को हम कम्युनिटी कहते हैं। इसे हम एक फॉरेस्ट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसमें बंदरों की पॉपुलेशन है, हिरन की पॉपुलेशन है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बटरफ्लाईज हैं और बड़े पेड़ भी हैं। तो जब ये अलग अलग तरीके की पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्शन करती हैं तो उसे कम्युनिटी कहा जाता है। इंटरैक्शन कैसे करती हैं? प्लांट सभी जीवों को फूड एंड ऑक्सीजन देते हैं और इंसेक्ट्स पॉपुलेशन का काम करते हैं, और बर्ड्स एंड जो अदर एनिमल्स हैं वो सीड डिस्पर्सल करके प्लांट्स को अलग अलग जगहों पर ग्रो करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसको सिंपली हम कहेंगे कि जब दो ऑर्गेनिजम्स किसी रिसोर्स के लिए आपस में लड़ रहे हों तो उसे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कह देंगे। कोऑपरेशन मतलब जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी बुक में दो बातें लिखी हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के बारे में, अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी। पहली बात का मतलब है कि जब एक पॉपुलेशन के अंदर लड़ाई हो या वो एक दूसरे की मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, बिल्लियां खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करें, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, एंड चींटियां खाने के लिए एक दूसरे की मदद करें तो कोऑपरेशन। अब चलते हैं दूसरी बात पे, अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी। जैसे हमने पीछे समझा कि एक कम्युनिटी में कई सारी पॉपुलेशंस होती हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की पॉपुलेशंस के बीच लड़ाई और मदद की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेड़ पर आपको एक ही तरह के बर्ड्स दिख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स ये एक पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर कोई पक्षियों की दूसरी पॉपुलेशन आई तो इनके बीच होगा इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी पॉपुलेशन ताकतवर होगी वो जीत जाएगी, फिर इस पेड़ पर वो ही रहेगी। अब कोऑपरेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेग्यूम प्लांट्स की रूट में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्लांट की रूट में रहकर उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, क्योंकि प्लांट खुद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल रही है और साथ में अच्छा अच्छा खाना भी मिल रहा है और प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है, तो हो गया ना कोऑपरेशन। नेक्स्ट टर्म हमें समझना है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। सेल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कर लिया है। हमने कई मुश्किल शब्द समझ लिए हैं। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life, कि वास्तव में life क्या है। This question has two implicit questions within it. इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और हैं। The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, कि non-living के विपरीत living क्या है। पहला क्वेश्चन है ये। And second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is, कि जिंदगी का पर्पस क्या है। जैसे हम कई बार ऐसे घर में बात नहीं करते कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, तो ये वो क्वेश्चन है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। इस चैप्टर का हमारा पहला पॉइंट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में कितने अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं।
If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो हम जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनको तो हम देख लेते हैं, लेकिन बड़े जीवों के साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे आसपास होती हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आपने आज दही खाया होगा तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम अपने ऑब्जर्वेशंस का एरिया बढ़ाएंगे तो हमें नए और अलग अलग तरीके के जीव देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम अपने घर में देखेंगे तो हमारे पास कोई पेट होगा, जैसे डॉग होगा, कैट होगी, कोई बुफेलो होगी, काऊ होगी, या अपने गमले में हम कुछ प्लांट्स लगा लेते हैं तो वो भी ऑर्गेनिजम्स की एक स्पीसीज हो गई। ठीक है, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें स्पैरोज दिख जाएंगी, हनी भी दिख जाएंगी, कुछ अलग तरीके के इंसेक्ट्स दिख जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाने से हमें जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो जब हम हमारे घर में देखते हैं तो हमारे पास पेट्स होते हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. तो जो भी आपके घर में मान लीजिए कोई प्लांट लगा है, तुलसी का प्लांट लगा है, मनी प्लांट लगा है, पुदीने का पौधा लगा है, तो ये क्या है, ये अलग अलग स्पीसीज हैं। ऐसे ही एनिमल्स, अगर कैट है वो अलग स्पीसीज है, डॉग है वो अलग स्पीसीज है। तो ये अलग अलग तरीके की स्पीसीज हमारे आसपास में फैली हुई हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। तो जितनी भी नॉन स्पीसीज हैं, जैसे हमने तो कुछ एक स्पीसीज देखी हैं हमारे आसपास, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज नॉन हैं उनका नंबर कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, और इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस अर्थ पर जो भी अलग अलग तरीके की और बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं उसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। तो जैसे जैसे नए एरियाज एक्सप्लोर होंगे या हम ओल्ड वंस को भी एक्सप्लोर करेंगे दोबारा से, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ नई स्पीसीज आ गई हों, तो हमें ऐसे नए नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names। तो हमें पता होता है नाम से कि ये तुलसी का पौधा है, ये पीपल का पेड़ है, ये कुत्ता है, बिल्ली है। These local names would vary from place to place, even within a country। तो इन लोकल नेम्स में भी डिफरेंस होता है। अगर हम एक ही कंट्री की बात करें तो इसमें अगर हम कोई एग्जांपल लें, मान लीजिए हम भिंडी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं भिंडी, इंग्लिश में ओकरा बोलते हैं, और लेडी फिंगर भी बोलते हैं, और तमिल में बोलते हैं इसे वेंडकाई, मराठी में बोलते हैं बेंडा, बंगाली में बोलते हैं धरोश। तो एक ही कंट्री में इसके कितने अलग अलग नाम हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about।
मान लीजिए कि किसी रिसर्चर ने इंडिया में भिंडी के प्लांट पे रिसर्च की और उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया उसमें भिंडी का लोकल नाम रखा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वो रिसर्च है वो उनके लोकल एरिया तक सीमित रह जाएगी, वो पूरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएगी। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. बात तो सही है। तो फ्रेंड्स, किसी ऑर्गेनिज्म को पूरे विश्व में एक नाम देने के प्रोसेस को कहा जाता है नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। जैसे आपका भी नामकरण हुआ है, तो जब भी घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है ना। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें करेक्टली पता होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उसकी माँ बाप कौन है। जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग नाम रखे जाते हैं, हिंदू कम्युनिटी में कोई अलग नाम होता है, सिखों में कुछ और होता है, ऐसे ही जो मुस्लिम हैं उनमें कुछ अलग नाम रखे जाते हैं और कुछ सरनेम भी होते हैं। तो हमें उस बच्चे का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि ये किसका बेटा है या बेटी है, तभी तो हम सही से नाम रख पाएंगे ना। तो इस नेमिंग सिस्टम में भी यही है कि हमें उस प्लांट के बारे में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, कहाँ से आई है, ये कैसा दिखता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each non-organism. तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ प्रोसीजर्स बनाए जिससे कि साइंटिफिक नेम रखा जाए और जो उसके बारे में स्टडी करनी है वो आसान हो सके। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. तो जो प्लांट्स हैं उनका अगर नाम रखना है तो हमारे पास एक कोड है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इस कोड में जो भी प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया लिखे गए हैं उसके आधार पे प्लांट्स का नाम रखा जाता है। You may ask, how are animals named? Animals का नाम कैसे रखा जाएगा? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature. तो एनिमल्स के लिए क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया है उसके आधार पे एनिमल्स का नाम रखा जाता है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हमारे घरों में नाम रखे जाते हैं कि पहले एक बड़ा नाम रख लिया, उसके बाद में दादी को बड़ा प्यार आ रहा है तो दादी बोल रही है कि ये तो मेरा गोलू है भाई, और गोलू जब आगे चलकर उसकी शादी हो जाती है तो वो कुछ और ही बन जाता है, कोई सोना बन जाता है, कोई बाबू बन जाता है। तो ऐसे एक व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं, पर यहाँ पर हमें ये नहीं करना, हमें एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रखना है। Description of any organism should enable the people to arrive at the same name in any part of the world। मतलब कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास 10 देशों के लोग खड़े हैं तो वो उसे एक ही नाम से बुलाएं। They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism। मान लीजिए कि 10 देशों के लोग एक आम के पेड़ के पास खड़े हैं तो हम बोलेंगे कि भाई इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो उसमें से कोई ऐसा नहीं हो कि बोले कि मैंजीफेरा इंडिका नाम का मैंने कोई और भी चीज़ देखी है। जैसे अगर हम हमारे आसपास के एरिया में नज़र दौड़ाएं तो सोनू नाम के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया मैंजीफेरा इंडिका तो वो उसी का नाम है, ये नाम हम किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दे सकते। इस तरह की गलतियां ना हो इसलिए
Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to non-organisms. Each name has two components. अब हम देखेंगे कि नाम होता कैसा है. The generic name and specific epithet. कि नाम के दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका एक मेन नेम है और एक आपका सरनेम है, तो उसी तरह से साइंटिफिक नाम भी होगा जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का हो गया नेम, यानी कि उसके दो पार्ट होंगे, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस. तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था. इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसी सिस्टम को जो सभी बायोलॉजिस्ट हैं वो यूज करते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट फॉर फाउंड कन्वीनियंट. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represents genus and Indica is particular species. तो ये आप समझ रहे होंगे, जो मैंजीफेरा है वो क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीसीज. और अ स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. एक रूल तो हमने समझ लिया सिंपल सा कि एक नाम को दो पार्ट्स में लिखा जाता है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. अब हम इसके नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. कि जो नाम है वो लेटिन लैंग्वेज में और इटैलिक्स में होना चाहिए. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. लेटिन क्या है? ये है लैंग्वेज, और इटैलिक्स क्या है? ये फॉन्ट है. ठीक है, आप फॉन्ट स्टाइल नहीं लिखते, इटैलिक्स, बोल्ड, ये वो इटैलिक्स हैं. दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. इसके कहने का मतलब है कि जो वो नाम होगा साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम, वो लेटिनाइज्ड होना चाहिए. ठीक है, अगर तो उसका ओरिजिन कहीं और का है तो उसे हम लेटिनाइज्ड कर देंगे. अगर वो डेराइव्ड है लेटिन से, तो लेटिन में वो है तो एज इट इज़ वो नाम हम दे देंगे. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes specific epithet. ये हमने अच्छे से समझ लिया है. थर्ड पॉइंट है, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. तो इन्होंने क्या बताया है कि मान लीजिए यहाँ पे ये है जीनस और यहाँ पे है स्पीसीज. तो इसे अगर हम हैंड रिटन करेंगे तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है. पहले यहाँ पे ऐसे और स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन करना है. और अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो फिर हम उसे इटैलिक्स में लिख देंगे. और ये क्या इंडिकेट करता है? उसके लेटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है. काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बाइनोमियल नेम है उसको अंडरलाइन क्यों किया जाता है या उसे इटैलिक्स में क्यों लिखा जाता है. तो उसका आंसर हम यही देंगे कि उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना या इटैलिक्स में लिखना उसके लेटिन ओरिजिन को दर्शाता है.
और आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नाम लेटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखे जाते हैं या उनको लेटिनाइज्ड क्यों कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लेटिन लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज है और ये आगे फ्यूचर में चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आगे हमें बार बार नाम को चेंज ना करना पड़े, नया नाम ना रखना पड़े, इसीलिए उसे एक डेड लैंग्वेज यानी कि लेटिन में लिखा जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example Mangifera indica. यानी कि जो जीनस का नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ आ गए होंगे, सिंपल थे। हम रिपीट करते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके पहले तो दो नाम होंगे, पहला है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। नेक्स्ट है कि ये लेटिन लैंग्वेज में नेम होना चाहिए और नेक्स्ट कि अगर हम इसे हैंड राइट कर रहे हैं तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये इटैलिसाइज होना चाहिए और जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में होना चाहिए। एक रूल और देख लेते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, कि जो हमें ऑथर का नाम देना है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आएगा। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, तो और उसे एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नाम के बाद में एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसमें जो लिन लिखा हुआ है ये ऑथर का नेम है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, तो लीनियस का नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में LINN लिखते हैं। नाम वाला पोर्शन हुआ कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. क्यों इम्पॉसिबल है स्टडी करना? क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, तो ऑब्वियसली इनको स्टडी करना मुश्किल है, लेकिन स्टडी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कोई उपाय ढूंढना होगा और फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने इसका उपाय ढूंढ लिया और ये उपाय है क्लासिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या है कि हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देखकर उनकी अलग अलग कैटेगरीज बना देते हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स आपस में मिलते हों उन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं। इससे होगा क्या कि उस ग्रुप में पाई जाने वाली ऑर्गेनिजम्स के जो गुण आपस में मिलते हैं उन्हें हम एक ही बार में स्टडी कर लेंगे और जो उनके कुछ स्पेसिफिक गुण होंगे उन्हें हम अलग से स्टडी कर लेंगे। तो इससे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अगर हम एक जैसे कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखेंगे तो उस ग्रुप का नाम लेते ही हम उन्हें पहचान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ग्रुप का नाम लिया प्लांट्स, तो हमें पता है कि ये ऑर्गेनिज्म स्टैटिक है, यानी एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद बनाते हैं। हालांकि हर प्लांट अपने आप में अलग कैरेक्टर्स रखता है, फिर भी कॉमन कैरेक्टर्स के जरिए हमें पता लग जाता है कि इस ग्रुप में कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats.
Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. अब देखो, हमने एक ग्रुप बनाया एनिमल्स। किस आधार पे बनाया कि जो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, तो उनका हमने एक ग्रुप बना दिया। लेकिन हमें पता है कि सभी एनिमल्स भी एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम एनिमल नाम के ग्रुप के अंदर भी कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बनाए, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन दोनों में कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, इसलिए हमने इन्हें एक ग्रुप एनिमल में रखा। लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर्स अलग भी हैं, इसलिए हमने एनिमल ग्रुप के अंदर इनके 2 अलग ग्रुप बना दिए। अब अगर मैमल्स ग्रुप की बात करें तो उसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनके एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर हैं। इस ग्रुप में आते हैं फॉर एग्जांपल कैट एंड डॉग। ये एक ग्रुप में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं। लेकिन मैमल्स ग्रुप के अंदर हम इनके 2 अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स एक दूसरे से नहीं मिलते, राइट? Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. क्योंकि हमें पता है कि वीट एक प्लांट है और वो कैसा दिखता है, एंड राइस भी प्लांट ग्रुप में आएगा लेकिन वो वीट से अलग ऑर्गेनिज्म है। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. हमने एक ग्रुप बनाया एनिमल्स, इसके अंदर 2 ग्रुप बनाए बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स के अंदर 2 ग्रुप बनाए कैट्स एंड डॉग। जैसे कि आप जानते हैं कि कैट एंड डॉग की भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, तो हमने डॉग्स के अंदर भी एक कैटेगरी लिखी एल्सेशियंस। हमने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए कन्वीनियंट कैटेगरीज बना ली। इन्हीं कैटेगरीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में टैक्सा कहा जाता है। एनिमल्स एक टैक्सॉन है, ऐसे ही बर्ड्स, मैमल्स, कैट्स, डॉग्स, एल्सेशियंस ये सभी टैक्सा हैं। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Taxa अलग अलग लेवल की कैटेगरीज या ग्रुप को इंडिकेट करता है। ये सभी टैक्सा हैं पर इनके लेवल अलग अलग हैं। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dog represent taxa at different levels. I hope you get everything very clearly. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. Organisms को classify करने के इसी process को हम taxonomy कहते हैं। External and internal structure, along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें ऑर्गेनिजम्स की क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? नंबर 1 एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड फोर्थ वन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. मान लीजिए हमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले हम उसका करेक्टराइजेशन करेंगे, मतलब उसकी सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल कंडीशंस के आधार पे हम उसके करेक्टर्स लिखेंगे। सेकंड स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में ऑर्गेनिज्म को उसके करेक्टर्स के आधार पर नॉन ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर करके आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड स्टेप है क्लासिफिकेशन।
इस स्टेप में ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद टैक्सा में कहीं फिट हो रहा है तो उसे उस टैक्सा में रख दिया जाता है। अगर उसकी पहले से मौजूद टैक्सा के साथ कोई सिमिलैरिटी न हो तो नया टैक्सॉन बना दिया जाता है। फोर्थ स्टेप आता है नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिज्म को टैक्सा में प्लेस करने के बाद उसको नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है, यानी कि उसका नामकरण कर दिया जाता है उन्हीं रूल्स के साथ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. कि पुराने टाइम में अपने यूजेस के अकॉर्डिंग कैटेगरीज बनाते थे, जैसे मेडिसिनल प्लांट, फूड प्लांट्स, या एनिमल्स में मिल्क यील्डिंग एनिमल्स और एनिमल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स among them. This branch of study were referred to as systematics. तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना और उनका आपस में संबंध स्थापित करना कहलाता है सिस्टमैटिक्स। The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. तो ये भी एक लेटिन वर्ड आ गया, कौन सा, सिस्टमा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो लीनियस की बुक कौन सी है, सिस्टमा नेचुरी, और ये आपको याद रखना है। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. तो फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक्स में वो सभी चीज़ें आएंगी जो हम पहले देख चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर किया जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब उसकी पुरानी पीढ़ियाँ कौन सी हैं। जैसे हम लोग बंदरों से ओरिजिनेट हुए हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा, लियो, ये हमने लिखे हैं टैक्सॉन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमने ग्रुप्स बनाए थे जिन्हें हमने टैक्सॉन बोला, ठीक है। तो एनिमेलिया ग्रुप के अंदर क्या आता है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर आता है मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर कार्निवोरा एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक के बाद एक स्टेप्स आते जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेप बन गए, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, जिससे एक सीरीज बन गई, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप्स। और यही स्टेप्स रिप्रेजेंट करते हैं रैंक। जैसे हम किसी चीज़ को रैंक नहीं दे देते, रैंक 1 2 3 4, और इन्हीं रैंक्स को कहा जाता है कैटेगरी। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सब टैक्सॉन का अरेंजमेंट है, यानी कि टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। तो इन कैटेगरीज को हम बोल देंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये कैटेगरीज भी एक के बाद एक आती हैं, तो हम इसे बोल देंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अपना नाम भी होता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज।
Category refer to as a unit of classification, in fact represents a rank. क्या रिप्रेजेंट करती है? रैंक. जो कैटेगरी है उसे कहा जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये रैंक कैसे रिप्रेजेंट करती है? अब देखो, कैटेगरी है किंगडम, तो ये हाईएस्ट रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है. ऐसे ही कैटेगरी है स्पीसीज, ये लोएस्ट रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. टैक्सॉन का प्लूरल वर्ड होगा टैक्सा. तो अब समझिए कि हम लिखते हैं किंगडम, यहाँ पर किंगडम क्या है? एनिमेलिया. किंगडम को हम बोलते हैं कैटेगरी और एनिमेलिया को बोलते हैं टैक्सॉन. तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडिशनल बात बताती हूँ. रैंक और कैटेगरी टेल्स द पोजीशन इन हायरार्की, while taxon is the actual biological group present at that position. मतलब कि जो कैटेगरी है वो पोजीशन बता रही है. जैसे हमने पहले भी देखा कि कैटेगरी किंगडम है वो हायर पोजीशन बताती है. ठीक है. और जो हमने ग्रुप बनाया था एनिमेलिया, जिसे हमने टैक्सॉन बोला, तो ये क्या है? एक्चुअल बायोलॉजिकल ग्रुप है. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटेगरी और टैक्सॉन में क्या डिफरेंस है, और स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. तो फ्रेंड्स, जो पोजीशन इन हायरार्की को बताएगा वो है कैटेगरी, और जो एक्चुअल बायोलॉजिकल ग्रुप है वो है टैक्सॉन. तो यहाँ पर हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनको बोलेंगे कैटेगरी, और एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फैलिडी, पैंथेरा, लियो, ये क्या है? टैक्सॉन. अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. ठीक है. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. इनका कहने का मतलब है कि जो इंसेक्ट है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसे कोई रैंक दे सकते हैं, यानी कि इसे हम कोई टैक्सॉन बना सकते हैं. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे. रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. ये तो हमने देख लिया कि जो हमने ग्रुप्स बनाए थे वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैटेगरी को. जैसे हमने कोई ग्रुप का नाम बोला एनिमेलिया, तो ये किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? किंगडम को. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, तो ये भी हमने देखा कि कैटेगरी रैंक डिनोट करती है. जैसे जो किंगडम है वो हाईएस्ट रैंक को डिनोट करता है, स्पीसीज है वो लोएस्ट रैंक को डिनोट करती है. ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इन सबको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है, रैंक, टैक्सॉन एंड कैटेगरी. These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो जो भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम या डिवीज़न. तो एनिमल में क्या कहा जाता है? फाइलम. तो एनिमल्स में फाइलम यूज़ किया जाता है, और उसी रैंक पे प्लांट्स में होता है डिवीज़न. ठीक है. फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये हम देख चुके हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. ये भी हमने देख लिया कि स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. हाउ नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. तो इन कैटेगरीज में हम डालते कैसे ऑर्गेनिज्म को, ये भी हमने देखा था.
द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमें क्या पता होना चाहिए? कैरेक्टर्स पता होने चाहिए और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ग्रुप के या इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organism। इससे क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से पता चल गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, रैंक और टैक्सॉन क्या है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फर्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। Organism का ऐसा ग्रुप जो fundamental similarities रखता है species कहलाता है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। Similarities तो होनी चाहिए लेकिन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होने चाहिए ताकि हम बता सकें कि ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो एंड पैंथेरा लियो यानी कि लायन। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or category। Mangifera, Solanum, Panthera क्या है? जीनस। इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकती हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को दर्शाती हैं और उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज भी होनी चाहिए। सिमिलैरिटीज होंगी तभी तो हम उनका एक ग्रुप यानी कि एक टैक्सॉन बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पहले हमने देखा पैंथेरा लियो, एक पैंथेरा टाइग्रिस भी होता है। तो यहाँ पर जीनस पैंथेरा में दो स्पीसीज हो गई, लियो एंड टाइग्रिस। एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलॉन्जिना, नाइग्रम एंड मेलॉन्जिना। ऐसे ही हमने देखा था सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलॉन्जिना भी होता है। तो सोलेनम जीनस में 3 स्पीसीज हो गई, ट्यूबरोसम जो होता है आलू, नाइग्रम होता है मकोई एंड मेलॉन्जिना होता है बैंगन। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन अ जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन होमो सेपियंस। तो हम हमारा साइंटिफिक नेम क्या लिखते हैं? होमो सेपियंस, ये आप याद रख सकते हो। और ह्यूमन का जीनस होता है होमो एंड स्पीसीज होती है सेपियंस। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। देखिए, हम यहाँ पर 2 जीनस लिखते हैं जो एक फैमिली के अंडर आएंगे, जीनस 1 एंड जीनस 2। जीनस 1 के अंदर हम स्पीसीज लिखते हैं स्पीसीज 1, 2, 3। ऐसे ही हम जीनस 2 के अंदर स्पीसीज लिखते हैं स्पीसीज A, B, C। अगर हम जीनस 1 की स्पीसीज को जीनस 2 की स्पीसीज के साथ कंपेयर करें तो उनके कैरेक्टर आपस में कम मिलते होंगे, जबकि जीनस 1 की स्पीसीज 1, 2 एंड 3 के गुण आपस में ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए तो हमने उन्हें एक जीनस में इकट्ठा रखा है ना। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम।
तो ये हम देख चुके हैं कि सोलेनम जीनस के अंदर स्पीसीज आती हैं ट्यूबरोसम एंड मेलोंजिना। ठीक है। लायन पैंथेरा लियो, लियोपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस with several common features are all species of the genus Panthera। तो जीनस क्या है? पैंथेरा। उसमें स्पीसीज हैं लियो, पार्डस एंड टाइग्रिस। पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा पार्डस मतलब लियोपर्ड एंड पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। ये जो जीनस है वो दूसरे जीनस से अलग होगा, यानी पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर ये स्पीसीज लियो, पार्डस एंड टाइग्रिस आती हैं। इसी तरह फेलिस एक अलग जीनस है जिसके अंदर दूसरी कोई और स्पीसीज जैसे कैट्स आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पीछे वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना चाहूँगी। देखो कि पैंथेरा एंड फेलिस का रैंक सेम है क्योंकि ये एक ही टैक्सोनॉमी कैटेगरी जीनस के अंदर आती हैं, लेकिन टैक्सॉन अलग अलग हैं। एक है पैंथेरा और दूसरा है फेलिस। राइट। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। यहाँ पर हमने लिखा फैमिली। फैमिली से लोअर कैटेगरी है जीनस, जो कि फैमिली के अंडर लिखी जाती है। तो देखो अब फैमिली क्या है? रिलेटेड जेनेरा का एक ग्रुप है। with still less number of similarities as compared to genus and species। देखो जीनस के अंदर कौन आएगा? स्पीसीज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम एक फैमिली का किसी दूसरी फैमिली से कंपेयर करेंगे तो उनमें कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। जब हम इस जीनस के साथ कंपेयर करेंगे तो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी, और अगर हम इस स्पीसीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो सिमिलैरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बड़े ध्यान से समझो। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा, नहीं समझा तो कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर का सारा सामान एक जगह बिखरा पड़ा है और आपको सब कुछ सेट करना है, तो आप सामान को क्लासिफाई करोगे, यानी एक जैसे सामान के ग्रुप्स बनाओगे। जैसे आपने ग्रुप बनाया किचन का सामान, बेडरूम का सामान, बाथरूम का सामान। अब हमें लगा कि किचन सेट कर लेते हैं, तो फिर से हमने ग्रुपिंग की बर्तन एंड खाने की चीज़ें। अब खाने की चीज़ें सेट कर लेते हैं, तो हमने ग्रुप बनाए मसाले, सब्जियां और दालें। अब मसालों को अलग अलग सेट किया, खड़े मसाले और पिसे मसाले। ओके। अब इसमें सिमिलैरिटीज़ चेक करो। किचन और बेडरूम के सामान में कितनी सिमिलैरिटी है, बर्तन एंड खाने की चीज़ों में कितनी सिमिलैरिटी है, मसाले और सब्जियों में कितनी है, खड़े मसाले और पिसे मसाले में कितनी सिमिलैरिटी है। तो आपको पता चल गया होगा कि हायरार्की में जब हम हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक की ओर आते हैं तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। राइट। फ्रेंड्स, अगर आपके मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान हो रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। जैसे हमने पहले बात की कि ग्रुपिंग करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, तो प्लांट स्पीसीज में कौन से फीचर्स पता होने चाहिए? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव बोथ। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। फैमिली है सोलेनेसी, उसके अंदर है जीनस सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। सोलेनम के अंदर हमने स्पीसीज देखी थी, कौन कौन सी? ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मेलोंजिना। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडी। तो देखो हमारे पास फैमिली है फेलिडी, उसमें जीनस है पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा जीनस के अंदर स्पीसीज है लियो, पार्डस एंड टाइग्रिस।
Similarly, if you observe the features of a cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. तो फैमिली फेलिडी में आती हैं कैट्स एंड फैमिली कैनिडी में आती हैं डॉग्स। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. देखो, कैटेगरी स्पीसीज में ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए उन्हें पहचानने के लिए कुछ ही कैरेक्टर्स पर्याप्त होते हैं। लेकिन ऑर्डर या अदर हायर कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स में कम समानता होती है, इसलिए उनके संबंध को समझने के लिए ज़्यादा एंड ब्रॉडर कैरेक्टर्स की स्टडी करनी पड़ती है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्डर किसका असेंबलेज है? फैमिली का। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। इसे हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, उसमें फैमिलीज हैं कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी। हमने पहले भी देखा था, सोलिनेसी फैमिली में आएंगे जीनस सोलिनम, पेटूनिया एंड धतूरा, एंड सोलिनम के अंदर स्पीसीज हैं ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मेलोंजिना। फ्रेंड्स, जब तक लेक्चर ख़त्म होगा ना, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। कार्निवोरा ऑर्डर के अंडर आते हैं फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। फैमिली फेलिडी के अंडर जीनस है पैंथेरा एंड फेलिस, और फैमिली कैनिडी के अंडर जीनस है कैनिस। फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और साथ साथ में याद भी होता जा रहा है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि जब आप वीडियो को एंड करो तो आपको ऐसे लगे कि बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक एक स्टेप करके आप ऐसे ऊपर ऊपर जाते जा रहे हो, स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली, और ऐसे आप किंगडम तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो क्लास के अंदर आते हैं ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. हमारे पास क्लास है मेमेलिया, उसके अंदर ऑर्डर्स हैं प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। प्राइमेटा के अंदर आते हैं मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, एंड कार्निवोरा हम देख चुके हैं, हैव फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी फैमिली के अंदर जीनस पैंथेरा एंड फेलिस, कैनिडी के अंदर जीनस कैनिस। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. तो फ्रेंड्स, फाइलम है कॉर्डेटा एंड उसमें क्लासेस हैं फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, और इस फाइलम का कॉमन फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, कॉर्डेटा के अंदर आने वाली ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों फीचर्स प्रेजेंट होंगी। आर यू गेटिंग इट? In case of plants, classes with the few similar characters are assigned to a higher category called division. तो प्लांट्स में इस रैंक को कहा जाता है डिवीजन, एंड डिवीजन कई क्लासेस से मिलकर बनता है, सेम एज फाइलम इन एनिमल्स।
अब हम पहुंच चुके हैं हमारी सबसे बड़ी हायर कैटेगरी पर और वो है किंगडम। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called Kingdom Animalia in the classification system of animals। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के सभी फाइला को किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. And plants के सभी divisions को kingdom Plantae में रखा गया है। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1। तो चलिए स्पीसीज से हम देख लेते हैं। स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। These are broad categories, इन्हें कहा जाता है broad categories। However, taxonomists have also developed sub-categories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। तो क्लासिफिकेशन में ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर सब कैटेगरीज भी बनाई गई हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा इफेक्टिवली क्लासिफाई किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स वो सब कैटेगरीज आपके चैप्टर में नहीं है। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होंगी। ये बात आपको अच्छे से पता है। Higher the category, greater the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex। ये बात भी हम समझ चुके हैं। Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong। तो अब हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को दिखाया गया है एग्जाम्पल्स के साथ। हम चलेंगे हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ, यानी कि फाइलम और डिवीजन से यहाँ बायोलॉजिकल नेम तक, यानी कि जीनस एंड स्पीसीज तक। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं मैन का, यानी कि हमारा खुद का। तो हमें प्लेस किया गया है फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। तो हमारा बायोलॉजिकल नेम हुआ होमो सेपियंस। और आपको याद होगा कि अगर हम उसे हैंड राइट करते हैं, वैसे तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है इटैलिक्स में, तो अगर हैंड राइट करेंगे तो उसे हम ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई को प्लेस किया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डाइप्टेरा, फैमिली म्यूसिडी, जीनस मस्का एंड स्पीसीज डोमेस्टिका। तो इसका बायोलॉजिकल नेम हुआ मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंगो। मैंगो का जो डिवीज़न है, अब हम बोलेंगे डिवीज़न क्योंकि ये प्लांट की बात आ गई। तो डिवीज़न है इसका एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंजीफेरा एंड स्पीसीज इंडिका, सो दैट इट्स बायोलॉजिकल नेम इज मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीट। वीट का डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, क्लास ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी एंड जीनस ट्रिटिकम और स्पीसीज एस्टिवम।
और बायोलॉजिकल नेम हुआ ट्रिटिकम एस्टिवम। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।